वेलकम टू एमटी लर्निंग्स एक प्रभावी पहल। साथियों, आज हम सेशन नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। कश्मीर इशू आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर विजिट कीजिए। हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, एक एक करके देखिए और सर्कुलेट कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक नॉलेज को स्प्रेड कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर तक पहुँच सके। आइए साथियों, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे कश्मीर इशू और कश्मीर पॉलिटिक्स एक अलग पार्ट है। देखिए, हमें कश्मीर इशू और कश्मीर पॉलिटिक्स में डिफरेंस करना होगा। कश्मीर पॉलिटिक्स का मतलब है कश्मीर की राजनीति जो 1947 से लेकर के अब तक चली आ रही है। कश्मीर इशू वो है जहां पर हम ये समझेंगे कि जो कश्मीर की स्थिति है, कंडीशन है, वो इतनी ज्यादा डिस्प्यूटेड क्यों है, उसके क्या रीजन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, हम उसको समझेंगे। तो कश्मीर का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पहले समझते हैं कि आखिर कश्मीर की जो डेमोग्राफी है वो किस तरीके से बिखरी हुई है। कश्मीर एक डाइवर्सिफाई स्टेट रहा है, डाइवर्सिफाई रीजन रहा है, जहां पर हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट तीनों ही प्रकार के, तीनों ही धर्म के लोग वहां पर रहते हैं। और इसके अलावा कई अलग अलग प्रकार के कल्चर को फॉलो करने वाले लोग भी वहां पर रहते हैं, जिसके अंदर हिंदी स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग और डोगरी, डोगरी वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है। डोगरी स्पीकिंग लोग वहाँ पर रहते हैं और बड़ी संख्या में वहाँ पर रहते हैं। आइए जरा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए, कश्मीर जो शब्द है या कश्मीर जो हम कहेंगे, कश्मीर का नाम कैसे पड़ा, तो कश्मीर का नाम जो है ऋषि कश्यप के नाम पर पड़ा। कि ऋषि कश्यप जो है इतिहास के अंदर, उन्होंने इसका नाम जो है कश्यप पर कह सकते हैं कि कश्यप अमर, ठीक है, उन्होंने इसका नाम कश्यप अमर रखा जो बाद में कश्मीर कहलाया। और उसके बाद फिर अशोका का एम्पायर आया और अशोका ने अपने एम्पायर को स्प्रेड किया। और जो है वास्ट एम्पायर अशोका का रहा है, हमने इतिहास के अंदर पढ़ा है अशोका एम्पायर में। और अशोका ने फिर वहां पर रूल किया, वहां पर स्टेब्लिशमेंट किया। और जो है हम कह सकते हैं कि 1346 एडी तक कश्मीर के ऊपर एक हिंदू डायनेस्टी का रूल रहा। हिंदू डायनेस्टी से मतलब यह है कि मुस्लिम रूल अभी आया नहीं था, ठीक है। और जैसे ही मुस्लिम रूल आया है तो उसके बाद हिंदू डायनेस्टी वहां पर खत्म हो जाती है और उसके बाद हिंदू डायनेस्टी नहीं रहती है। और लंबे समय तक जो है वहां पर मुस्लिम राजाओं का राज रहा है। तो ये इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप समझ रहे हैं। तो लंबे समय तक वहां मुस्लिम रूल रहा है। इंडिया के अंदर भी मुस्लिम रूल ही रहा है, आप जानते हैं, दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगल एम्पायर इंडिया में रहा है। 18 सेंचुरी तक, 19 सेंचुरी तक आते आते जो है पंजाब के अंदर सिख रिलीजन डोमिनेट करने लग जाता है, सिख एम्पायर स्टैब्लिश होता है। और जैसे ही सिख एम्पायर स्टैब्लिश होता है तो सिख एम्पायर जो है वो कश्मीर को अपने अंडर में ले लेता है। और वहां पर जो है डोगरा किंगडम का स्टैब्लिशमेंट होता है। आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, कंटेम्प्रेरी 1846 में जो है पूरा कश्मीर तैयार हुआ था। जो आज का जो कश्मीर है, इसकी जो स्थापना रही है वो 1846 में रही है, जिसके अंदर लाहौर और अमृतसर के अंदर कई ट्रीटीज हुई हैं, कई संधि साइन हुई हैं, जिसको फर्स्ट सिख वॉर कहा जाता है। यानी कि सिखों का और जो है कश्मीर के जो सल्तनत है उनका युद्ध रहा है। और इस वॉर के बाद जो है राजा गुलाब सिंह कश्मीर के एक बहुत बड़े राजा हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वहां के किंग हुए हैं। और उनका कश्मीर को बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजा गुलाब सिंह जो है वो डोगरा रूलर है। डोगरा कम्युनिटी को हमने समझा है, डोगरा एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कश्मीर में बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत ही जो है लंबे समय तक उन्होंने राज किया है। राजा गुलाब सिंह जो है कश्मीर के ऊपर उन्होंने रूल किया है। और उसकी ट्रीटी के अनुसार जो है रिवर, जो इंदस रिवर है या सिंधु नदी है, सिंधु नदी से लेकर के रावी नदी तक जो है एक पूरा का पूरा क्षेत्रफल उनको दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है ब्रिटिश एम्पायर भी इंडिया में रहा है। तो ब्रिटिश के एम्पायर से भी कश्मीर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। कश्मीर इसलिए महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया है, यानी कि जो भारत के ऊपर जो इंडिया के ऊपर जो ब्रिटिशर कंट्रोल कर रहे हैं, उसका जो वास्टनेस है, उसकी जो स्प्रेडनेस है, वो कश्मीर तक है। और कश्मीर के ऊपर जो है, जो ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है वो रशिया के एम्पायर में आता है। और जो ईस्टर्न पार्ट है कश्मीर का वो चाइना के एम्पायर में आता है। तो चाइना, रशिया, इस दोनों के एम्पायर के बीच में कश्मीर आता है। बफर जोन के रूप में कश्मीर काम करता है ब्रिटिश सरकार के लिए। तो इसके लिए कश्मीर क्षेत्रफल उनके लिए इंपॉर्टेंट रहा है। और इसी दौरान राजा गुलाब सिंह ने भी कई सारे महत्वपूर्ण फ्रेंडशिप ट्रीटीज करी। फ्रेंडशिप ट्रीटीज मतलब कि जो पहाड़ों पर छोटे छोटे राजा थे उन सब के साथ भी ट्रीटीज करी, फ्रेंडशिप ट्रीटीज करी। और कश्मीर के एम्पायर को, जो सिख एम्पायर है, उसको बढ़ाया। देखिए, जो सिख एम्पायर है उसी के अंडर में ही डोगरा किंगडम राज कर रहा है। तो इस तरीके से कश्मीर जो है फैलता चला गया, कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जो है कश्मीर का हिस्सा बन गया। बहुत जानकारी आपको मिल रही है, कश्मीर का इतिहास जान करके आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है।
19 सेंचुरी तक आते आते जो है कश्मीर और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया। इसलिए प्रॉब्लमेटिक हो गया कि कश्मीर की जो बाउंड्रीज है वो कैसे डिसाइड की जाए, आखिर कश्मीर कहाँ तक है, कौन सा हिस्सा जो है कश्मीर को परिभाषित कर रहा है कि ये जो है कश्मीर की टेरिटरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप कोई भी क्षेत्रफल जब आप उसका आकलन करते हैं, उसकी टेरिटरी का आकलन करते हैं, तो आप वहां पर रहने वाले लोगों के माध्यम से ही करेंगे कि आपकी कम्युनिटी के लोग कहाँ तक रहते हैं, कहाँ तक आपका एरिया है। लेकिन कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन बीइंग का सेटलमेंट नहीं हुआ है। लोग जो है बंजारे तरीके से लोग होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हैं, तो उनका कोई एक ठिकाना नहीं है। तो इसलिए आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सी टेरिटरी आपकी है। इसके अलावा कश्मीर को जो है काराकोरम रेंज तक जो है महाराजा गुलाब सिंह थे वो वहां तक पहुंचा गए। काराकोरम रेंज कहाँ है, ये उत्तर दिशा में है कश्मीर की। ठीक है, तो काराकोरम रेंज तक उसने उसका स्प्रेड कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि काराकोरम रेंज से ऊपर अगर हम जाते हैं तो वहां पर शिनजियांग प्रोविंस आता है जो कि सेंट्रल एशिया का पार्ट है, तुर्किस्तान का पार्ट है। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र भारत का हिस्सा है, इसमें प्रॉब्लम है। ईस्ट की तरफ जाएंगे तो अक्साई चीन का इलाका है जो कि चाइना की तरफ लगता है, तो चाइना का साम्राज्य है वो क्लेम करेगा। इसके अलावा जो लद्दाख का क्षेत्र है वो तिब्बत का साम्राज्य, तिब्बत रीजन भी आता है, वो भी उसका एक हिस्सा बनता है। तो कश्मीर को लेकर के, उसकी बाउंड्रीज को लेकर के हमेशा से ही डिस्प्यूट रहा है कि आखिर कश्मीर कहां तक है। आखिरकार आते आते 19 सेंचुरी में ब्रिटेन की जो सरकार है वो नेगोशिएशन करती है, समझौता करती है, किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ और रशिया के साथ। रशिया एम्पायर है ना बड़ा, और अफगानिस्तान को अलग कर दिया था। अफगानिस्तान और रशिया के साथ वो संधि करते हैं और कश्मीर की सीमाओं को परिभाषित करते हैं कि आखिर कश्मीर कहां तक है। इसी के साथ ही जो गिलगिट का इलाका है, आप देख रहे हैं उत्तर के पार्ट में जो गिलगिट का इलाका है, इस गिलगिट के इलाके को भारत का हिस्सा माना गया, यानी कि कश्मीर का हिस्सा माना गया और ब्रिटिश सरकार ने उसको अपने अंडर में रखा। ब्रिटिश सरकार के लिए कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण था, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जो कश्मीर है वो रशिया एम्पायर और चाइनीज एम्पायर के बीच में एक बफर जोन का काम कर रहा है। बफर जोन का मतलब वो बीच का स्टेट जो दोनों एम्पायर के बीच में आ रहा है। ठीक है, इसलिए ब्रिटिश सरकार के लिए कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था। आज की समस्या क्या थी, देखिए आज की समस्या ये थी कि 1947 में ब्रिटिश सरकार चली गई, साउथ एशिया में से ही ब्रिटिश सरकार चली गई थी। अब इसके बाद होता क्या है कि पैरामाउंटेसी को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि पैरामाउंटेसी क्या थी, कि क्राउन जो है क्राउन के अंडर में जो राजा थे वो सब आजाद हो गए। कश्मीर के अंदर जो डोगरा एम्पायर के आखिरी राजा थे हरि सिंह, राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह डोगरा एम्पायर के आते हैं और वो अपने आप को वहां का राजा कहते हैं। निश्चित रूप से वो वहां के राजा ही थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कश्मीर की जो आबादी थी वहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी थी। तो राजा हिंदू है, आबादी मुस्लिम है, जिस कारण से कश्मीर के अंदर बड़ी संख्या में जो वहां के लोग थे उन्होंने आंदोलन भी करना शुरू कर दिया राजा के खिलाफ। इसी कारण से, इसी आंदोलन को देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से कई सारे जो ट्राइबल कम्युनिटी है, पश्तून जो आदिवासी थे, उन सबको जो है कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर दिया गया, उन सबको जो है घुसपैठिए के रूप में जो है कश्मीर में दाखिल कर दिया गया और राजा और कश्मीर पर कब्जा करने के लिए उनको भेज दिया गया। राजा इसी घबराहट में आकर के भारत की ओर रवाना हुए और ये कहा कि हम भारत के साथ विलय करना चाहते हैं। इससे पहले वो विलय नहीं करना चाहते थे। ठीक है, इससे पहले जो है जिस प्रकार हैदराबाद की समस्या थी उसी प्रकार से कश्मीर की भी समस्या थी कि वो भी विलय नहीं करना चाहते थे और वो भी इंडिपेंडेंट स्टेट रहना चाहते थे। पर आखिरकार जो है कश्मीर के ऊपर जब हमला होता है तो भारत की तरफ वो मदद के लिए आता है और उसी दौरान जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आपको बता दिया गया है, ये डॉक्यूमेंट है जो कि सरदार पटेल के द्वारा तैयार किया गया था कि कौन कौन से राजा भारत में शामिल होंगे, वो उस पर दस्तखत करेंगे, अपने साइन करेंगे। इसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। तो महाराजा हरि सिंह ने इस पर साइन किया और इसी के साथ ही कश्मीर जो है भारत का हिस्सा बन गया था। और इसी के अंदर कुछ प्रावधान भी थे, आर्टिकल 370 इसका हिस्सा रहा है, लेकिन आर्टिकल 370 को बाद में ऐड किया गया था और आखिरकार वो आर्टिकल 370 जो है हटा दिया गया और कश्मीर पूरे तरीके से भारत का हिस्सा बन गया। वो पहले भी भारत का हिस्सा था, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब आते हैं कि आगे किस प्रकार से परिस्थितियां बनती चली गई। जो लड़ाई थी, जो पाकिस्तान ने जो करी थी भारत के साथ, जो घुसपैठिए भिजवाए गए थे वो गए नहीं। लंबे समय तक 1948 तक आते आते जो है वो घुसपैठिए लड़ाई होती रही। देखिए हमने मैप के जरिए दिखाया कहां कहां पर जो है बैटलफील्ड तैयार हो गई। भारतीय सेना वहां पहुंची और लड़ाई जारी रही, कुछ महीनों तक वो लड़ाई चलती रही। आखिरकार आकर के यूनाइटेड नेशन ने इंटरवेंशन किया, भारत ही यूनाइटेड नेशन में गया था 1948 में और भारत के प्रधानमंत्री जो है कश्मीर के मुद्दे को 1948 में यूनाइटेड नेशन में ले गए थे
और वहां पर यूनाइटेड नेशन ने इंटरवेंशन दिया, अपना डिसीजन दिया कि जो जहां सेना है वो वहीं पर रहे और दोनों के बीच में एक सीज फायर लगा दिया गया। सीज फायर का मतलब है कि जो जो युद्ध हो रहा है उसको रोक दिया जाए, जो जहां है वहीं पर रहे और दोनों की सेना जो जहां थी वहीं पर ही रही। कई प्रकार के रिजोल्यूशन हुए, मामला को निपटाने के लिए कई प्रकार की समस्याओं को जो है सामने भी आई और जो है कश्मीर इशू एक इम्पोर्टेंट इशू बना रहा, ठीक है। और दोनों कंट्रीज ने डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर क्लेम किया है कि कश्मीर, भारत ने कहा पूरा हमारा है, निश्चित रूप से कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। पाकिस्तान ने अपना क्लेम किया कि ये क्षेत्र हमारा होना चाहिए। चाइना ने भी टेरिटरी पर क्लेम किया कि ये जो है लद्दाख का जो हिस्सा है वो चाइना का है। इस दौरान भारत ने कई सारे युद्ध लड़े हैं। देखिए भारत में जितने भी युद्ध हुए हैं, भारत के साथ जो युद्ध हुए हैं, वो उसमें कश्मीर एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, या यूं कहें कि कश्मीर को लेकर के ही हुए हैं। पाकिस्तान के साथ 3 बड़े युद्ध हुए हैं, चाइना के साथ एक बड़ा युद्ध हुआ है और वो चारों के चारों युद्ध जो है वो कश्मीर को लेकर के ही हुए हैं। जिस दौरान कई संधियां भी हुई हैं। 1965 की वॉर के दौरान उज्बेकिस्तान में तजाकिस्तान का जो पार्ट है, ताशकंद के अंदर जहाँ का हिस्सा है वहां पर एक संधि हुई है। उसके बाद शिमला समझौता हुआ। ये सारे समझौते हम आगे की वीडियोस में जब हम अपने लेक्चर को स्टडी करेंगे, आगे समझेंगे, उस दौरान हम एक एक संधि को भी समझेंगे। इसको इस तरीके से मान करके चलिए कि कश्मीर हमेशा से एक विवाद का मुद्दा रहा है। कश्मीर की पॉलिटिक्स किस तरीके से चली है हम उसको आगे समझेंगे। ये मोटे मोटे तौर पर कश्मीर का मुद्दा रहा है, कश्मीर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।